नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में स्वागत है आपका। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन, उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द डायग्नोसिस चिल्ड्रन हैविंग प्रॉब्लम इन वर्ड फाइंडिंग। प्रॉब्लम इन वर्ड फाइंडिंग, बच्चों को शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। अब जब बच्चों को शब्द खोजने की समस्या है, यानी बच्चा शब्द के कैलीग्राफी को पहचान नहीं पा रहा, शब्द का जो काकल चित्र होता है, लिखने का सिंबल होता है, प्रतीक होता है, बच्चा उसको पहचान नहीं पा रहा। इसका मतलब अगर बच्चा इसे पहचान नहीं पाता तो बच्चे को है पठन विकार। इसका अर्थ हुआ कि बच्चे को है पठन विकार, बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर है। और रीडिंग डिसऑर्डर जो बच्चा पहचान नहीं पाए, या फिर बच्चे को बिंब प्रतिबिंब दिखें, या बच्चे की सही तरीके से विजुअलाइजेशन ना हो पाए, प्रत्यक्षीकरण सही से ना हो पाए, तो इन सब के कारण हमें देखने को मिलता है पठन विकार। और पठन विकार जो अधिगम निर्योग्यता है वो होती है डिसलेक्सिया। बाकी अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है डिसकैलकुलिया, जो कि मैथ्स का हमारे पास गणित का विकार है, गणित वैफल्य है। डिस्नोमिया की हम बात करते हैं और डिस्टोपिया की बात करते हैं, ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों हमारे पास साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ये हमारे पास दोनों मनोरोगी विकार हैं। डिस्नोमिया में हमें अलग अलग तरह के सिजोफ्रेनिक चीज़ें देखने को मिलती है, यानी हमें अलग अलग तरह के विजुअलाइजेशन, प्रत्यक्षीकरण देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है व्यक्ति को भ्रम रहता है हमेशा। वहीं पे डिस्टोपिया की हम बात करेंगे तो ये एक तरह का हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, हमारा एक तरह का दुश्चिंता विकार है ये हमारा। तो ये दोनों हमारे पास साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये हमें देखने को लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। बाकी डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया हमारे लर्निंग डिसऑर्डर है, ये अधिगम निर्योग्यता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following principle refers to the understanding that objects continue to exist when they cannot be sensed? Objects continue to exist, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जाता है? तो वस्तुएं मौजूद रहती हैं, वस्तुएं हमेशा मौजूद रहती हैं, चाहे हम उन्हें देख पाएं चाहे नहीं देख पाएं। प्याजे की पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज का अंत इसी के प्राप्ति से होता है। जब बच्चा इस ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्राप्त कर लेता है कंप्लीटली, तब बच्चा फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करके सेकंड स्टेज में जाता है, प्रथम अवस्था को कंप्लीट करके द्वितीय अवस्था में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज से प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाता है, संवेदी गामक अवस्था से वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, यानी आंखों से ओझल होने के बावजूद दिमाग में उसकी प्रतिमा का बनना। आफ्टर इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आईज, स्टिल देयर इज इमेजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन आवर ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसी को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। आंखों से ओझल होने के बावजूद उसकी प्रतिमा, उसकी आकृति हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, तो इसे हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जब हम इसके आयामों को स्थापित कर पाते हैं, वस्तु स्थायित्व में जब आयाम स्थापित हो जाते हैं, व्हेन इन द ऑब्जेक्ट परमानेंस वी आर होल्डिंग द वेरियस डायमेंशंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो उसे कंजर्वेशन कहा जाता है, उसे संरक्षण कहा जाता है, और इससे बहुआयामी चिंतन आता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ माइंड जैसी कोई चीज नहीं है हमारे पास, मतलब थ्योरी ऑफ माइंड्स हैं बहुत सारे जो कि हमें स्पष्ट नहीं देखने को मिलते, इसीलिए माइंड को एज अ साइकोलॉजी बेसिस हमने रिजेक्ट कर दिया था। और जीववाद एनिमिज्म होता है, जो हमारे पास प्री ऑपरेशन स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा अलग अलग तरीके से जीव अवधारणाएं बनाता है, जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए कंसेप्ट बनाता है, जिसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, तो उसे हम जीववाद कहते हैं। तो यहां आंसर सेकंड रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, फिक्सेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रिजल्ट इन डिपेंडेंसी? सो फिक्सेशन डिपेंडेंसी मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? तो पहले कारण किसका है जिसका हम सुधार करेंगे? तो पहले फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन होता है कि हम हायर स्टेज पर डेवलप हो गए, स्टिल हमारे पास हम प्रीवियस स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसे फिक्सेशन कहा जाता है।
हम हमारी जो फ्रायड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट मनोलैंगिक विकास है उसमें फ्रायड बताते हैं कि 5 अवस्थाएं, अब 5 अवस्थाएं हैं हमारे पास, तो दूसरी तीसरी चौथी या 5वीं अवस्था पे चला गया, लेकिन अभी अगर दूसरी अवस्था है तो पहली अवस्था पे अटका हुआ है, तीसरी अवस्था पे तो दूसरी या पहली अवस्था पे अटका हुआ है, चौथी अवस्था पे तो पहली दूसरी तीसरी अवस्था पे अटका हुआ है। तो अगर बच्चा पिछली अवस्था में अटका रहता है जबकि उसकी आयु अगली अवस्था की हो जाती है, एज इज ऑफ द later on stages, higher stages, but still the development is fixed on the previous stage, then it is called fixation. तो अब यहां पे फिक्सेशन है। अब डिपेंडेंसी जो हम कहते हैं कि बच्चा निर्भरता शो करता है, डिपेंडेंसी शो करता है, वो करता है बच्चा ओरल फर्स्ट स्टेज पे। अगर फर्स्ट स्टेज पे पहली अवस्था पे अगर फिक्सेशन हो जाती है तो बच्चा डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर निर्भरता करता है शो। साथ ही साथ बच्चे के अंदर जो व्यस्क हो गया, व्यस्क के अंदर क्या देखने को मिलेगा, व्यस्क के अंदर देखने को मिलेगा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो एक तो हमें डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, निर्भरता देखने को मिलती है, साथ ही स्मोकिंग देखने को मिलती है, बच्चा धूम्रपान करेगा, ड्रिंकिंग देखने को मिलती है, बच्चा मदिरा पान करेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये व्यस्क कहें, व्यस्क किसको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज है ये निर्भरता को दिखाती है, और अगर हम ओरल स्टेज के जो हमारे अलग अलग फिक्सेशन है उसको सुधार पाते हैं तो बच्चा इसमें बेटर हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग हैज एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने डैश पर महत्व दिया। अब अगर हम प्रयत्न त्रुटि के हिसाब से देखें तो यहां पर किस चीज के ऊपर बात होती है, रिवॉर्ड प्रेज, ये हमें देखने को मिलता है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, और ये हमें देखने को मिलता है पनिशमेंट। तो ये है किसके द्वारा, ये स्किनर के द्वारा दी गई थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये हमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन देखने को मिलता है, ये हमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो मोटिवेशन, ये है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस हम कहेंगे ना, तत्परता का नियम, और ये दिया है हमारे पास थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया है जिसमें बच्चा मोटिवेटेड रहेगा फॉर डूइंग द लर्निंग, अधिगम करने के लिए बच्चा हमें तत्पर देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट को देखें। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है। अब ये सारे के सारे हमारे पास तरीके हैं। अगर हम देखें तो कंपैरेटिव मेथड हमें किसने यूज किया है, कंपैरेटिव मेथड हमें लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों ने यूज किया है। हम बात करें किसकी, हम बात करें हरलॉक की, ठीक है, हम बात करें जो है, फिर डेवलपमेंटल मेथड देखें, विकासात्मक विधि है। विकासात्मक विधि कौन करते हैं, तो विकासात्मक विधि हमें देखने को मिलते हैं प्याजे, वाइगॉस्की हमें देखने को मिलते हैं। फिर सांख्यिकी विधि कहें हम, स्टैटिस्टिकल मेथड कहें तो इसमें बिने साइमन का काम हमें देखने को मिलता है। बिने ने जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड था। फिर हम देखें साइकोएनालिटिकल मेथड है तो फ्रायड इसके ऊपर काम करते हैं। अब यहां पे अगर हमें डेवलपमेंट को देखना हो तो डेवलपमेंट हम किससे देखेंगे, यहां पे सबसे बेस्ट मेथड हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो डेवलपमेंट देखने के लिए जो हमें देखने को मिलता है उससे हम कहते हैं कंपैरेटिव मेथड। और दो तरीके से हम कंपैरेटिव मेथड को यूज करते हैं जिससे हम असेसमेंट करते हैं। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं हम करते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड स्टडी या इवैल्यूएशन, या जो भी कहें आप, असेसमेंट कह लेता हूं मैं इसको, और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। ये दो तरीके से हम तुलनात्मक विधि कहते हैं। मानक संदर्भित आकलन या अध्ययन करते हैं हम, और मानदंड संदर्भित आकलन या अध्ययन करते हैं हम।
ये दो तरीके होते हैं तुलनात्मक करने के, जिससे हम बच्चे के विकास का अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चा विकसित हुआ या नहीं हुआ। इसी से हमारे पास फिर आकलन और मूल्यांकन जैसी चीजें निकलती हैं। तो ये तुलनात्मक विधि होती है जो कि हमारे पास हरलॉक के द्वारा दी गई हमें, ठीक है। तो ये था आज के क्वेश्चन। आपको बहुत सारे नए नए कंसेप्ट इसमें समझ में आए होंगे और साथ ही साथ आपने पुराने कंसेप्ट भी इसमें रिवाइज किए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से और क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।